Hello and welcome to Walk the Talk. I'm Shekhar Gupta, and if I just told you I'm standing in a place called Kalanagar in suburban Mumbai, you will say, what does it mean to me? And then if I told you this is a tiny colony where Matoshri stands, the house of the Thackeray family. In fact, I stand right now in front of it. And who's my guest today? This is the most powerful street in the city of Bombay, or maybe one of the most powerful anywhere in India. And my guest today, the current owner of the Shiv Sena legacy and Bala Saheb's legacy. नमस्कार. Uddhav Thackeray, welcome to Walk the Talk. नमस्कार शेखर जी. We are talking after some time. पर ये बताइए शुरू करने से पहले कि ये क्या हुआ? क्या हुआ, कब हुआ, कैसे? वो आपको मैं राजेश खन्ना का गाना भेज देता हूँ. अमर प्रेम वाला जो अमर है। प्रेम वाला. हाँ. और ये लग तो रहा था कि ये प्रेम अमर है, हाँ. लेकिन बीच में टूट गया. कटी पतंग हो गई. वो शर्मिला टैगोर को गाता है अमर प्रेम में. हाँ. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ. ये आप मुझे छोड़ो, ये ना पूछो. नहीं, वो मैं तो पूछूंगा लेकिन. नहीं, सच कहता हूँ मैं, जो भी कुछ हुआ है इससे कोई खुशी हुई नहीं है. मुझे भी नहीं हुई है, पूरे महाराष्ट्र को भी नहीं हुई, और देश में जितने सारे हिंदू हैं वो भी बहुत दुखी है. और ऐसे कभी लगा नहीं था कि ये युति गठबंधन टूटेगा. कोशिश तो मैंने और शिवसेना ने आखिर तक की, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों हो गया. जैसे हम अभी बात कर रहे थे, शुरुआत कैसे हुई वो मैंने आपको बताया. 25 साल, वो सारे 25 साल मेरे नज़र के सामने आज भी हैं. युति जब हुई तो ऑफकोर्स मैं उस वक्त इन्वॉल्व नहीं था चर्चा में. बाला साहब के अगल बगल में घुमा करता था, सुनता था, देखता था. उस वक्त सारे जायंट लोग थे, अटल जी, अडवाणी जी, वो तो दिल्ली में हुआ करते थे. बाला साहब के साथ उनका अच्छा रिश्ता था ही था. लेकिन यहाँ प्रमोद जी, गोपीनाथ जी, हाँ. ये दोनों पहले, ये तो बाला साहब के बडीज थे. नहीं, लेकिन एक मैं बात बताता हूँ आपको कि 87 जनरेशन गैप भी नहीं था उनमें बाला साहब. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हुए थे उनसे, मुंडे जी और महाजन जी से. और 87-88 में 87 का पहला उपचुनाव था पार्ला का. जी हाँ. जो चुनाव शिवसेना ने अकेला लड़ा. सामने कांग्रेस थी, बाकी सारे पार्टीज उस वक्त भी हमारे खिलाफ थे, और हिंदुत्व के आधार पर पूरे देश में जीता हुआ पहला चुनाव. इसके बाद बाला साहब ने लगातार आह्वान किया बीजेपी को कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हिंदू वोट बट रहे हैं, इनका बंटवारा अगर टालना होगा तो हमें इकट्ठा एक साथ आना होगा. आप साथ में आ जाओ, आप साथ आ जाओ. और फिर प्रमोद जी आ गए, युति बन गई. वो युति इतनी, मतलब एक रिश्ता बन गया हमारे, जुड़ गया. ऐसे नहीं कि पिछले 25 साल में कुछ विवाद हुए नहीं. हमारे विवाद जरूर हुए, विवाद तो बहुत हुए, लेकिन यहाँ तक नहीं. सारे लोगों को पता था कि कहाँ तक खींचना है इसको. खींचना तो है, लेकिन इतना खींचो कि टूटे ना. खींचना है लेकिन तोड़ना नहीं है, ये बात थी उसमें. 25 साल के बाद जनरेशन तो बदलती है. वो जो लोग, जैसे आज हमारे बीच बाला साहब नहीं है, लेकिन बीजेपी में प्रमोद जी नहीं रहे, अचानक गोपीनाथ जी चले गए. और मान लो ये जो एक दोनों में जोड़ने वाला ब्रिज था वो ही टूट गया. 25 साल में जब मैं आपको बोल रहा था कि आज भी मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि सारी चर्चा यहीं पे यही होती थी. सारे लोग मातोश्री आते थे. कभी उस जमाने में वो सेंटर था होटल, जो सहारा होटल आज है, वहाँ बैठते थे सारे लोग. हंसी मजाक में सारी बातें होती थी. चलो क्या चाहिए, 1-2 एक्सचेंज करो, कितना आगे नहीं, इतना दे सकते, इतना नहीं. और इसलिए जब पहले हम चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के पास 103-105 कुछ सीट्स थी. वो 119 तक आ गए. 19 तक. मतलब ऐसे नहीं कि हमने उनको कुछ दिया ही नहीं. लेकिन जो अहम मुद्दा है कि सारी बातें यहीं के लोग करते थे, और यहीं पे वो सॉर्ट आउट होता था. फिर अटल जी और अडवाणी साहब कहते थे बहुत अच्छा, चलो, फिर प्रचारित की हमारी शुरुआत होती थी. लेकिन सब लोकली, सब महाराष्ट्र लेवल पे सेटल होते. सारे लोग मातोश्री आते थे. प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे और बाला साहब का इतना अच्छा इक्वेशन था कि दे वर एबल टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम. यस. और मैंने जैसे कहा कि विवाद उस वक्त भी होते थे, लेकिन वो विवाद इतनी कटुता उसमें आती नहीं थी. और तोड़ना तो असंभव, युति तोड़नी नहीं है. हिंदू वोटों का बंटवारा होना नहीं चाहिए. एक हिंदुत्व देश की जरूरत है, और उस एक भावना थी उसमें
इमोशंस थे, इमोशन था सेंटिमेंट और कमिटमेंट था, कमिटमेंट दिल से। यस, तब किसी ने कुर्सी के सपने, अरे शेखर जी आपको याद होगा 88 में, आप ही जरा याद करो, बीजेपी के कितने सांसद थे पूरे देश में? हाँ, कुछ भी नहीं थे, दो। मतलब बीजेपी हो या शिवसेना हो, पूरे देश के राजनीति में हम तो अछूत लोग थे एक दूसरे नहीं, के। राजीव गांधी ने कहा था कि ऑपोजिशन के लिए 10+2+3 सिस्टम, 10 जनता पार्टी के, 2 बीजेपी के, हाँ। जनसंघ के। बराबर है, तो उस जमाने से हम उनके साथ हैं। अब इस वक्त ऐसे हुआ कि दिल्ली से 2 से 283, 2 to 283। यस, मतलब अभी तो सारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हम ही ने तो प्रचार किया था। अच्छे दिन तो आ गए। वो कौन सा वो कोल्ड ड्रिंक का एक ऐड क्या था? अच्छा। वो थम्स अप की ऐड आप बोल रहे थे, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। हैप्पी डेज आर हियर अगेन। तो वो हैप्पी डेज अभी आएंगे। थम्स अप की तरह ही आ गए लगता है। देखो, आज तो जब हम चुनाव जीते तो हमने थम्स अप तो किया, हाँ। कि हम जीत गए। दुख इसी बात का होता है कि हमने दिलो जान से प्रचार किया था, पार्लियामेंट का किया था। नरेंद्र भाई, लेकिन जैसे कोल्ड ड्रिंक पी के निकल जाता है, डर वही लग रहा है अभी। हाँ, डर वही लग रहा है कि Like क्या a belch। हाँ, तो गैस बन गया। देखो, आप कुछ बोलेंगे फिर बोलेंगे उद्धव नहीं होती थोड़ी। हाँ। तो नहीं, आप तो कहानी सुना रहे हैं मुझे, मैं तो मजे ले रहा हूँ। नहीं, ये तो देखो, ये थोड़ी हंसी मजाक की बात है। मतलब सब पूरा सीरियस हाँ। टॉक में तो मजा नहीं आता। हाँ। तो इस बार जब अमित जी आए थे घर पे, तो अमित उन्होंने शाह, तो उन्होंने कहा कि आप माथुर जी और देवेंद्र से बात करो। और तब उन्होंने जो शुरुआत की कि हम दोस्त हमारे और बढ़ गए हैं, 9 सीट आप छोड़ो, 9 सीट हम छोड़ते हैं, फिर जो बात रहती है उसमें 50-50 करते हैं। मैंने कहा ये 50-50 का फॉर्मूला कहाँ से लाया आपने? 50 मतलब 135 मतलब मेरे शिवसेना के ऑलमोस्ट 34 सीट्स मैं छोड़ूं, किस लिए, क्यों? और 34 में और 4-5 आप मिलाएंगे तो एक गोवा स्टेट हो गया। गोवा स्टेट की जितनी सीटें उतनी हो गई। गोवा 40 सीट्स हैं वहाँ के 40 असेंबली सीट, में। तो हाँ, 34 में अचानक छोड़ू। हाँ। और अब सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही है, पूरे स्टेट इंतजार कर रही थी कि चुनाव कब आ रहा है, और हम गठबंधन को वोट देना चाहते, विजयी कराना चाहते। ऐसी स्थिति में हर एक की अपनी मेहनत होती है, अपना सपना होता है कि अब चुनाव में हम जीतेंगे। और ऐसे वक्त मैं 34 सीट्स कैसे छोड़े और क्यों, कारण क्या है? आपकी पार्टी बढ़ गई क्या? गिव मी अ रीजन व्हाई शुड आई डू इट? आपकी पार्टी बढ़ी क्या? मेरे लोगों ने काम नहीं किया? जिस शिवसैनिकों ने पूरे संघर्ष करते वक्त मेरा साथ दिया, कभी खून बहाया, कभी पसीना बहाया, तो ये शिवसैनिक मेरे लिए दिल जान से भी प्यारे है। ये शिवसैनिक, उनको मैं उनका नेतृत्व कैसे करूं मैं? वो बोलेंगे अरे ये क्या लाचार नेता है अपना, झुक गया। झुकने की भी बात नहीं, चलो एक स्टेट के लिए मैंने यहाँ भी यहाँ तक कहा कि 9 सीट मैं छोड़ता हूँ, 9 सीट्स आप छोड़ो। फिर मेरी पार्टी 169 से 160 तक आती है, आपकी पार्टी 119 से 110 तक आती है, तो मैं आपको ऊपर से जो 9 सीटें हैं मैं मेरी पसंद से मैं आपको देता हूँ। रिसेशन में आप कम नहीं हुए, वैसे के वैसे रहे, ये भी बढ़त नहीं है। हाँ। तो चलो एक पॉलिटिकली सीटों के रिसेशन आ गया। रिसेशन तो अपने पॉलिटिकल नहीं, ये सब अच्छा ही हो रहा है, लेकिन मैं आपकी फिगर जो है मेंटेन करता हूँ 119 की, मेरी 151 हो जाएगी। इतनी तो हमें कुछ ये दे दो ना। नहीं, फिर 130, 140, 135, मैंने कहा ये आंकड़ों का खेल मत करो। फिर हुआ ये आखिरी दिन 151 और 127, हाँ 18 सीट छोड़ने के बाद कहा गया कि चलो 18 सीट आपने दे दी। ऐसा अगर होगा कि कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें सीट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमने उनको कुछ और प्रॉमिस किया। मैंने कहा देखो आप बड़े लोग हैं, आपके पास केंद्र की सत्ता है। नहीं, सच है ना। हाँ, हाँ। अब तो मतलब चुनाव के पहले किसको बोला आपने? ये अमित जी को बोला? देवेंद्र वगैरह आए थे ना, उनको। देवेंद्र फडणवीस जो स्टेट प्रेसिडेंट है यस, बीजेपी के। तो चुनाव के पहले तो आपको सबकी जरूरत थी, अब आप बड़े हो गए, मतलब अभी हम सपोर्ट विड्रॉ भी करें तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान ने दिया आपको, जनता ने दिया, बड़ी आशा के साथ आपको सरकार दे दी, तो वो आप उनको दे सकते हैं या मिनिस्ट्री दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और अगर वो मान जाते हैं तो 18 के 18 सीट आप रखो। मेरा वादा पक्का है। फिर अच्छा ठीक है, हम बातें करते हैं, तो बात शुरू हो गई। पता नहीं उन्होंने क्या, उनके साथ किसके साथ बात की, नहीं की। आपकी बात ये अमित शाह से नहीं हो रही थी? अमित जी आपके घर आए थे एक बार? आए थे, तब उन्होंने कहा कि इन दोनों के साथ आप बात करो। दैट इज देवेंद्र फडणवीस एंड ओम प्रकाश माथुर। जो ऐसे जो पहली बार हुआ, जो सीनियर मेंबर है उनके, सीनियर मेंबर शायद गुजरात से है या पता नहीं, राजस्थान से। तो
पहली बार वो आए, इस मतलब ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं। आज तक मैंने कहा कि प्रमोद जी, गोपीनाथ जी, लास्ट टाइम नितिन जी भी थे, अभी नितिन जी है दिल्ली में। मतलब महाराष्ट्र के ही नेता आते थे? महाराष्ट्र के नेता आते थे और वो समझदारी से सारी बातें कहते थे और समझदारी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। पहली बार दिल्ली से कोई आया, वो क्या है पता नहीं, ऑब्जर्वर है या क्या, मतलब वो उनकी पार्टी की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पता नहीं उनको वो कितना महाराष्ट्र जानते हैं, कितना महाराष्ट्र समझते हैं, उन माथुर जी को किसने इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है, लेकिन ऐसे पहली बार हुआ और 25 साल का गठबंधन टूटा, ये बात सच है। तो ये जो 25 साल का अमर प्रेम था, कटी पतंग हो गई। बिल्कुल। तो ये बताइए कि इस सारे सीक्वेंस में, क्योंकि बहुत बड़ी चेंज है ये, कभी नरेंद्र मोदी जी का फोन आया आपको, बात हुई आपने उनसे? कभी नहीं हुई? नहीं। आपने उनको फोन किया पूछने के लिए? पहले दिन से मुझे ऐसे ही वो कहते आए कि दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये डिसीजन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है। मैंने कहा साहब देखो, जब 2 सांसद थे, आपके हाथ में पार्लियामेंट नहीं थी, बोर्ड भी नहीं था, तब से हम आपके साथी हैं, तो पार्लियामेंट बोर्ड है ठीक है, यहाँ की असलियत क्या है? पार्लियामेंट बोर्ड आपका है, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। हाँ, शिवसेना का नहीं। मेरे पास क्या है, कारपोरेशन है, तो मेरा कारपोरेशनरी बोर्ड का हो। हाँ, आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मैं कारपोरेशन का हूँ। हाँ। तो लेकिन देखो, बात है आपकी इच्छा की। आपको अगर बहाना ढूंढना है तो बहाना कुछ भी हो सकता है, करना है तो करना है, फिर उसके सामने कुछ नहीं चलता। लेकिन हिंदुत्व के साथ रिश्ता तोड़ना ही है तो बहाना। पर आप नहीं तोड़ना चाहते थे? मैं तो नहीं तोड़ना चाहता था, आखिरी दिन तक नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि जब लास्ट आखिरी दिन मेरी बात हुई माथुर जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके लोगों को भेजो। फिर मेरे अनिल देसाई, दिवाकर राव थे, वहाँ गए। फिर 1-2 एक्सचेंज की बात निकली, तो बोले नहीं, पहले ये तो 9 सीटों में से 9 सीट नहीं चाहिए, हमें बेकार है, हमें ये सीटें चाहिए। तो बोले अरे भाई, ये हमारी अच्छी सीट्स हम कैसे दे सकते हैं, चलो उसके लिए भी हम कुछ एक्सचेंज की बात करें तो संभवता क्या है इसमें। क्योंकि उन्होंने कहा वो सिर्फ वही सीटें मांग रहे थे जिनमें कभी सेना जीती नहीं है। कौन सी सीट मालूम है आपको? मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानकार हूँ भी नहीं महाराष्ट्र के बारे में। शायद आप माथुर जी की जगह पे होते तो ये जो आपकी सोच है काम में आती। जो आपने कहा सिंपली कि मैं जानकार नहीं हूँ महाराष्ट्र के, तो वो मेरे प्रोफेशन में ही कम लोग इतना कहते हैं, आपके में तो कोई भी नहीं कहता है पॉलिटिक्स में। नहीं, लेकिन मैं बाहर तो जाकर कुछ करता नहीं ना। अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं है भाई साहब, नहीं ठीक है, वो अपनी अपनी बात। क्या कह रहे थे हम लोग? नहीं मैं कह रहा था कि उनसे आपकी जब बात हुई तो बीच में कभी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, वो हस्तक्षेप नहीं किया? पहले दिन से ये कहा गया कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा फैसला है, मतलब फैसला है वो 130, 135, 140, 130, इसी के आगे पीछे वो। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने फैसला ले लिया था कि तोड़नी है गठबंधन इस बार? नहीं, जो हाँ आखिरी दिन का मैं बता रहा था आपको। तो आखिरी दिन जब जिस दिन युति टूटी, उस दिन सुबह माथुर जी का फोन हुआ मेरा, तो उन्होंने पूछा अभी, मैंने पूछा उनको अभी क्या है, तो अभी फिगर वगैरह तो सब हो गया है और 3 सीटें जो आपने कही थी वो एडजस्ट करो, सीटें आपकी, सिंबल आपका, कैंडिडेट दोस्तों का वो भी मंजूर किया मैंने। फिर आपने मेरे ओर से अनिल देसाई जो हमारे पार्टी सेक्रेटरी है और राज्यसभा एमपी है, और दूसरे दिवाकर जी रावते जो सीनियर लीडर है हमारे, दोनों गए वहाँ, बातचीत शुरू हो गई। नहीं ये सीटें हमें नहीं चाहिए, ये सीटें चाहिए। तो बोले भाई ये नहीं हम दे सकते, नहीं ये तो बेकार की सीटें, ये हमें चाहिए। ये इसके ऊपर थोड़ी गर्मा गर्मी हुई। फिर उन्होंने कहा कि चलो 1-2 एक्सचेंज पर बैठते हैं, सोचते हैं इसमें क्या कैसे कर सकते हैं। नहीं, हमें कोर कमेटी के सामने जाना पड़ेगा। फिर कोर कमेटी अंदर चलती रही, 2-2.5 घंटा हमारे लोग बाहर बैठे रहे। फिर किसी ने अंदर से आके कहा कि हमारे लोग तो चले गए। तो अरे चले कैसे कि हम इंतजार कर रहे, तो नहीं सारे लोग चले गए। सो दे वॉकड आउट ऑन यू। और फिर शाम को खड़से जी का फोन आ गया, उद्धव जी बहुत दुख हो रहा है, हमारे 25 साल का रिश्ता टूट गया, नहीं अभी क्या करे, शायद टूटेगा, क्या करे। तो मैंने क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैंने अभी समय नहीं है अपने पास। मैंने 2 दिन बाकी है ये फॉर्म भरने के लिए। मैंने तो सुबह आपके पास लोग भेजे थे, आपने उनको बिना कहे कुछ कहे भेज दिया। मैं अभी भेजता हूँ, रात भर बैठो, कल के दिन बैठो, परसों आखिरी दिन है, परसों आखिरी दिन है, चलो क्या कहना चाहते आप करो, बोलो। नहीं अब तो सबने सोच लिया है कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब तो यह है कि फैसला किया हुआ था पहले। और बीजेपी का लेकिन यह भी कहना है कि उनके लिए एक ह्यूमिलिएशन आपने डिलिबरेटली करी कि आपने आदित्य को भेजा बात करने के लिए कि हमारे इतने सीनियर आदमी के साथ में बच्चा भेज दिया।
है। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। जी। एक तो ऐसे है कि उन्होंने उस दिन हम लोग मातोश्री नहीं आएंगे। अच्छा, कहा ऐसे? हाँ, अभी तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर ईगो का मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं भी मेरे पार्टी का चीफ हूँ, तो मैं मेरे सीनियर नेता भेजता हूँ और उनके साथ ऐसे किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनके इग्नोर किया, इसलिए मैं मेरा अपना बेटा भेजता हूँ। वो डिस्कशन में बैठे ना बैठे वो बात अलग है, लेकिन मैं भेजता हूँ क्योंकि आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको इग्नोर किया है। तो एक ठाकरे आपके पास आया है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप युवकों की जो बात करते हैं वो फिर फिजूल की बात है। युवक, आप बोलते हैं कि देश में युवक है, युवा शक्ति बढ़ रही है, हम युवकों के लिए इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2020 में अपना देश दुनिया का सबसे यंग देश हो जाएगा। फिर उसमें क्या आप यही सुलूक करेंगे बच्चों के साथ कि वो बच्चा है? तो ये आपकी नीति अच्छा हो गया, उनका नकाब फट गया। हाँ। कि बात सिर्फ आपकी बातें हैं यूथ की, लेकिन जब कोई आता है सामने से वो आपको कभी उसने क्योंकि योर सन इज नाउ 24, ही स्टिल कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। हाँ, अभी तो नहीं कर सकता। अभी तो नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने एक रिश्ता रखने के लिए मैंने उसको भेजा था। अच्छा। कि भाई एक ठाकरे सिंबॉलिकली तो आपने तो बल्कि इज्जत करने के लिए भेजा था, बिल्कुल, ना कि ह्यूमिलिएट करने के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन ये उनका अगर ऐसा मानना है तो ये मैं कहता हूँ देश के युवकों का अपमान है। फिर हम जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त इन देखी तैसी। बराबर है। मेरा बेटा कोई शिवाजी महाराज नहीं है, ज्ञानेश्वर नहीं है। जी हाँ। लेकिन उन्होंने तो 17 साल की उम्र में ही सब पराक्रम किया है। जी। शिवाजी महाराज 17 साल के थे तब उन्होंने पहले अपनी जंग जीती थी, पहला किला जीता था। ज्ञानेश्वर जी 17 साल के थे तब उन्होंने ज्ञानेश्वर जितने सारे। तो ये बात आपने अच्छी की आपने बोल दी। हाँ। कि युवकों को देखने का आपका ये नजरिया है। हाँ, कि युवकों को देख के मेरी इंसल्ट हमें कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम युवकों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 5 साल उनके जीवन के बहुत ही बड़े ये होते वगैरह 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 वगैरह। पहले समझना चाहिए था आप क्यों आया है। आप शिवाजी की इतनी बात करें, अब तो बीजेपी का नारा शिवाजी है। लेकिन शिवाजी महाराज ने पूरे महाराष्ट्र को इकट्ठा किया था, उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की थी कभी। पर शिवाजी की कृपा होगी बीजेपी पर, क्योंकि वो तो उनका नारा है शिवाजी की कृपा, और नरेंद्र मोदी का साथ। महाराष्ट्र में शिवाजी का नाम कोई भी लेकर कुछ भी करे ऐसा नहीं चलता है, लोग होशियार है। शिवाजी को डिवाइड कर रहे हैं या शिवाजी एक तरफ ही रहेंगे? देखो, वो एक तरफ ही रहेंगे और मुझे पक्का भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। हम तो युति तोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी कहता हूं कि कृपा कर ये मत समझिए कि मुझे बहुत आनंद हुआ है या खुशी हुई है, और खुशी के कारण मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। दुख तो जरूर है, लेकिन अभी हुआ तो है। दूसरी बात यह है कि उद्धव को चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी, पर चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी तो उसमें क्या बुराई है? अब धर्म कर्म तो नहीं करने आए हुए। देख, मुझे चाहिए नहीं चाहिए वो बात अलग है। फिर आप क्यों सीटें ज़्यादा मांग रहे थे? जी हाँ। तो मैंने यही कहा ना कि क्या आप मंत्रालय में जाकर क्या कुछ कैरम खेलना चाहते थे? क्या कैरम बोर्ड लगाकर? हाँ। क्या खेलना चाहते थे? कुछ खेलने के लिए मंत्रालय जाना चाहते थे? तो ये स्वाभाविक है। मैं खुद के लिए चाहूँ नहीं चाहूँ, लेकिन मैं मेरे पार्टी का चीफ हूँ, लीडर हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा मेरी पार्टी सबसे आगे रहेगी। लेकिन आप अपने को रूल आउट तो नहीं करते ना चीफ मिनिस्टर के लिए? कल को अगर आपके नंबर अगर कोई चुनौती दे तो मैं स्वीकार करूंगा। स्वीकार करेंगे। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, मैं कुछ देना चाहता हूँ स्टेट के लिए। जैसे मैंने बच्चों के लिए वो टैबलेट निकाली है, वो आज भी आप देख सकते हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा। 8, 9, 10 का नहीं, मैंने लोड करके बहुत साइंटिफिकली आपका मैंने देखा, आपने बुकलेट बनाई है अपनी प्रोग्राम की। तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले नहीं बनाई है वो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हमने बनाकर तैयार रखी है। ऐसे नहीं कि हम हवा में कुछ। तो इसमें अगर आपकी इतनी सीटें आती हैं, आपकी वजह से इलेक्शन जीता जाता है, तो उसमें क्या बड़ा पाप हो गया अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं? अच्छा, पूरा देश उनके हाथ में है, बाकी अगल बगल की स्टेट उनके हाथ में है। कभी हमने वहाँ उनको परेशान नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया। ना कभी उन्होंने हमें गठबंधन की बात की, ना कभी हमने उनको कुछ ज़बरदस्ती की जरूरत। मैंने हमेशा मेरे लोगों को कहा, महाराष्ट्र छोड़कर लगभग 18 स्टेट में शिवसेना है, वहाँ भी लोग शेखर जी 20-25 साल से काम करते आए और कुछ वोट आते हैं, लेकिन वो सीरियसली। लेकिन आपके ग्रीवेंसेस भी थे बीजेपी के साथ। आपको मिनिस्ट्री ठीक नहीं मिली सेंटर में। नहीं, अभी वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, दुनिया देख रही है जो कुछ हो रहा है। गवर्नर के लिए नहीं पूछा, मैंने सुना है आपसे। अभी ऐसा है कि उस जमाने में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उनका एक दिन फोन आया था, तब अपने
गवर्नर थे अलेक्जेंडर साहब। जी हाँ, तो PC उन्होंने अलेक्जेंडर, कहा हाँ जी। पीसी अलेक्जेंडर कि बाला साहब आपकी क्या राय है, गवर्नर बदली करे क्या? तो बाला साहब ने कहा नहीं अटल जी अच्छी व्यक्ति है, रहने दो। रहने दो। ठीक है बाला साहब, ठीक है बाला साहब। दूसरा, आज भी मुझे वो दिन याद है जब पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, जी बहुत ही खींचातानी हो रही थी। जी हाँ, जी हाँ। समता, ममता, जयललिता सब थे, हाँ। सबको साथ लेना हाँ, था। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि सरकार बनना उस वक्त भी कठिन था। हाँ, सीटें इतनी आई नहीं थी कि सरकार बने। बिल्कुल। और तब बहुत और जोड़ तोड़ था। बहुत था, पासवान। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना था। और उस वक्त मैं बाला साहब के बाजू में था, उनके रूम में, तो सामने से फ़ोन आ गया, अटल जी बात करना चाहते हैं। तो सब बातें होने के बाद अटल जी ने पूछा, बाला साहब मैं कैबिनेट बनाना चाहता हूँ, बनाने जा रहा हूँ, तो आपकी ओर से अभी तो मैं एक का नाम लेना चाहता हूँ, तो किसे मैं लूँ? तो बाला साहब ने मेरे सामने कहा, अटल जी मैं जानता हूँ आप मुश्किल में है, मेरी ओर से अगर आप एक भी नाम नहीं लेंगे और मेरी मिनिस्ट्री किसी और कर देकर उसको आप खुश कर तो वो भी अपनी ठीक है। सरकार बनाना चाहते हो, बनाइए, लेकिन पहले आप उस कुर्सी में बैठो। जी। तो एक दिल की बात होती थी। जेनरोसिटी थी एट दैट लेवल। और अब क्या हुआ? कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सब देख रहे हैं। पर उसने उस वक्त इतना आपका मीडिया भी पावरफुल नहीं था, लेकिन अभी तो बातें उसमें अगला स्टांजा जो है वो नहीं चलेगा, हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। तो दिल तो टूटा। दिल तो टूटा, जरूर टूटा। मैं देखो ये तो कोई इस बार गवर्नर के लिए आपसे नहीं पूछा? नहीं, ये कोई हंसी मजाक की बात हाँ। नहीं है शेखर जी। ये रिश्ता 25 साल का, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने वो पंकजा के लिए किया, पूनम के लिए भी वही भावना हाँ, है। बिल्कुल आप उनके खिलाफ। हमारे पारिवारिक हाँ, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के लड़कियों के पारिवारिक हो गए। विरोध आप कुछ खड़ा नहीं कर। नहीं करूंगा मैं। तो इस बार आपको गवर्नर के लिए नहीं पूछा गया जब बदला गया? तो ने पेपर में मैंने पढ़ा कि गवर्नर साहब बदली हो अच्छा, गए। जब न्यूज़पेपर में छपी, यस, उससे पहले बताया नहीं? बिल्कुल नहीं। तो वो भी बात मैंने नहीं निकाली। जी हाँ। तो ठीक है, वो आपकी सरकार है, और मैं कुछ कहूँ तो भी हमारी मतलब आपकी पूरी ताकत की सरकार है। तो बीजेपी एरोगेंट हुई क्या? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आप ग्रीडी हो गए, कि मतलब आपको क्या? चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी डेस्परेटली। तो मैंने क्या किया? हाँ, कोई पाप नहीं है। नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने ऐसी कौन सी स्टेप ली कि जिसके कारण युति टूटी? आपने उनको सीटें नहीं दी, कम दी, मैंने कि 18 उनको ज्यादा मिलेंगे तो आप नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर। मेरी पार्टी मैं कैसे ख़त्म करूं? अगर पल भर मान लो कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन भी जाऊं उनके इक्वेशन से, तो मेरे पार्टी मेरे सामने कम हो रही है, और मैं चीफ मिनिस्टर अगर मैं चाहता हूं और बनकर घूम रहा हूं, कैसे शोभा देगा? नहीं, मैं मेरे सैनिकों के साथ नहीं जा सकता। वो मेरे मतलब बाला साहब ने इतनी देन दी है मुझे कि वो मेरे सच्चे वो साथी है, सच्चे आप उनको साथी नहीं है। छोड़ेंगे? मैं नहीं छोड़ूंगा। तो तो उनको दुख देकर मैं कुछ भी नहीं तो चाहूंगा। बीजेपी एरोगेंट हो गई या बीजेपी ग्रीडी हो गई? नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। क्यों, जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो हम बार बार बोल रहे हैं। आपको ये एक शिकवा है कि नरेंद्र भाई ने एक बार फोन क्यों नहीं किया बीच में? अभी वो उनकी पार्टी की बात है, पार्टी की बात है। वो उन्होंने क्या कैसे तय किया था, मैं क्या कहूँ कि, क्योंकि मुझे तो पहले दिन से लगातार क्योंकि वो फोन करते हो तो आप उनकी बात मानते, पिघल जाता आपका दिल भी। मेरे दिल में आज भी नरेंद्र भाई के लिए इज्जत है। क्योंकि एक तो पुराने उनके साथ ऐसे रोज की मुलाकात या फ़ोन पे नहीं होता है, लेकिन जो बात थी वो मैंने परसों मीटिंग में भी बताई। तो उनके साथ तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। झगड़ा तो किसके साथ हुआ मेरा, वो तो बताओ ना। हाँ, मैंने किसी का विरोध किया है या किसी के साथ कुछ विवाद हुआ है, क्या हुआ? या जिसने झगड़ा किया उससे पूछ लो। नहीं, एक्चुअली मैं वही देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि झगड़ा कहाँ और किसके साथ हुआ। जी। बिना झगड़े का ये मामला क्यों टूटा? इसीलिए कब हुआ, क्यों हुआ। लेकिन पूरा इंटरव्यू हो गया, ये मेरे ख्याल आपका पहला इंटरव्यू होगा इतने सालों में जो कि खत्म हो जाए जिसमें कि आपके भाई का जिक्र ना हो, राज का। विल दिस चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ यू? क्योंकि आपने भी तो हिंदू वोट डिवाइड किया है, जिसको आप हिंदू या महाराष्ट्रवादी वोट कहते हैं। देखो, अभी ये सारी बातें, चुनाव तो नज़दीक आया है, मैं मेरी अपनी बात लेकर आगे जा रहा हूँ। ये मेरा जो प्रचार होगा वो किसी का विरोध करने के लिए मैं नहीं करूँगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास अब इतना टाइम ही नहीं कि किसी की आलोचना करते करते मैं ये निकालूं। मेरे पास मेरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार है, देने के लिए इतना बहुत कुछ है, वो बताते बताते ही समय निकल जाएगा। पर आपकी राज के साथ प्यार है या राइवलरी है? क्यों? नहीं, पॉलिटिक्स में तो आप एक दूसरे के हाँ, विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो, मैंने कभी ऐसी सोचा नहीं। अब परसों भी मैंने भाषण किया, रंग शारदा में भी दिया, हाँ। महालक्ष्मी आपने रेस फोन भी किया था उनको?
बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे कानों पर बात आई तो मैंने भी फ़ोन करके पूछताछ की। तो पॉलिटिकली बात है, लेकिन जब जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वो आए थे तो मैंने मेरा ये किया। जो बाला साहब ने वॉक टू टॉक में मुझे कहा था कि वो मेरा इतना ही बच्चा था जितना उद्धव था, तो वो बल्कि बोले आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मेरे कंधे पे बैठता था और गोदी में पेशाब ये करता था। सारी बातें अभी सबके सामने आई हुई है। मैं तो चाहता हूँ, अभी लड़ाई तो शुरू हुई है। कांग्रेस राष्ट्रवादी बदकिस्मती से मेरे 25 साल के दोस्त भी मेरे से लड़ना चाहते हैं। बीजेपी, हाँ बीजेपी, उन्होंने भी तो उम्मीदवार खड़े की। ये तो महाभारत हो गई भाई भाई। पता नहीं कौरव कौन है, पांडव कौन है? अभी ये महाराष्ट्र है। आपने जब कौरव पांडव की बात की तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये महाराष्ट्र है, धृतराष्ट्र नहीं है। ये महाराष्ट्र अंधा नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र है। That's a good line. So, do you see a possibility tomorrow of BJP and you coming together? सुनो, you बात get a ऐसी certain है, number of नहीं, seats? बात ऐसी है कि जो खबरें उछलती है, उछल रही है, उसमें सच्चाई कितनी है उसकी, या जो डोरी सच्चाई- टूट नहीं, या नहीं, जो डोरी सुनिए, टूट गई सुनिए, उसको सुनिए, गांठ नहीं डालेंगे सुनिए, आप। सुनिए, सुनिए। इसमें कितनी सच्चाई है जो खबरें आज उछल रही है कि जैसे बीजेपी और एनसीपी का कुछ अंदर से कुछ चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले थे वो एनडीए में लाना चाहते थे उनको। मैंने विरोध किया था, गोपीनाथ जी विरोध किए नहीं, थे। मैं रिपीट करता हूँ, ये बीजेपी की मर्जी थी कि शरद पवार को वो एनडीए में लाएं लोकसभा चुनाव से लोकसभा पहले। के चुनाव पहले, हाँ। I see. और मैंने विरोध किया था, गोपीनाथ जी ने विरोध किया था, राजू शेट्टी जानकर सारे लोगों ने जो विरोध आपके किया था, पार्टनर्स हैं। रामदास आठवले जी ने विरोध किया था। तो ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है। जी हाँ। अब ऐसी कोई बात मेरे साथ तो हुई नहीं है कि आफ्टर इलेक्शन वो एनसीपी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन खबरें तो उछल रही है। तो इसलिए आफ्टर इलेक्शन क्या होगा ये आज कहना मुश्किल है, कौन किसके साथ आज, क्योंकि शरद पवार एक बड़े इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट है। बिल्कुल ही पंचेस अबव हिज वेट। पता नहीं तो अभी उन्होंने क्यों तोड़ा कांग्रेस से फिर? यही बात है। और वो भी कांग्रेस के साथ हमारी युति का फैसला होते ही सब तक वो भी खिंचातानी कर रहे थे। हाँ, वो भी कुछ इम्प्रैक्टिकल बातें उनको लादना चाहते थे। हाँ, हाफ एंड हाफ चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल। तो ये सब क्यों का जवाब मेरे पास आज तो नहीं है। और इसलिए जैसे आप बोलते ना, ये अब तक तो चल रहा है, लेकिन कल क्या होगा आगे देखते रहिए। हाँ, कल का पता किसको खबर है। बट वी नो दैट इट विल बी अ वेरी हार्ड फॉट इलेक्शन उद्धव, सबके लिए, सबके लिए। और मैं देखो बाला साहब, इट्स नॉट ए महाभारत, इट्स ए फ्री फॉर ऑल। नहीं, एक बात जरूर, महाराष्ट्र में बाला साहब ने जो मेहनत की है, महाराष्ट्र और बाला साहब आप जुदा नहीं कर सकते। तो बाला साहब का प्रभाव महाराष्ट्र के ऊपर है, महाराष्ट्रियन लोगों पर है, मराठी लोगों पर है। अब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, वो चाहे मराठी हो या नॉन महाराष्ट्रियन है, वो सारे लोग कहते हैं साहब हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। किसी को ये बात पसंद नहीं आई है। दे आर सीइंग इट एज ए बिट्रेयल। हाँ, लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है, और वो उतर कर आएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है उद्धव। बिल्कुल, हम जीत कर ही मिलेंगे। Thank you very much for finding the time, and you always beat me on your knowledge of Hindi film music, and you always get smarter kurtas than mine, which doesn't take much doing. Thank you. चलो, हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।